students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, Elegy written in Country Churchyard, which is written by the great poet Thomas Gray. And this is the fourth video on this particular poem, Elegy written in Country Churchyard. This poem is especially in BA second year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student and it's very important for competitive exam also. So let's begin. Students, आप इस पे 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं. हर वीडियो में मैंने 12 लाइन एक्सप्लेन की है. आज के वीडियो में भी हम देखते हैं इसकी 12 लाइन्स. बहुत बड़ी पोएम है ये, पर अभी रिवीजन क्लासेस चल रही है तो मैं आपको हर वीडियो में 12 लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो स्टूडेंट, आपने जो 3 वीडियो देखे उससे अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो गया कि इस पोएम में क्या चल रहा है. इस पोएम में डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जा रहा है बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल, और उसके अलावा बहुत कुछ है. बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये पोएम स्टार्ट होती है इवनिंग टाइम से. इवनिंग टाइम होते होते बहुत डार्कनेस हो गया है, रात का टाइम हो गया है, और जो कब्रिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन है पुअर और रिच पीपल के बीच वो भी दिखाया गया है. उसके अलावा डार्कनेस में हमारा जो पोएट है वो यहाँ स्पीकर है खुद ही, वो अकेला है और वो हर चीज़ को देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, और ऑब्ज़र्व करके उसको जो फील हो रहा है वो इस पोएम में इसने लिखा है. तो आप वो तीनों वीडियो देखेंगे तो ही आपको फोर्थ वीडियो ये अच्छे से समझ आएगा. तो पहले आप वो तीनों वीडियो देखें, उसके बाद इस फोर्थ वीडियो पे आएँ. तो देख लीजिए आप इसकी लाइन्स को. Nor you, ye proud, impute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise, where through the long-drawn aisle and fretted vault, the pealing anthem swells the note of praise, can storied urn or animated burst back to its mention call the fleeting breath, can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death. Perhaps in this neglected sport is laid some heart once pregnant with celestial fire, hence that the road of empire might have swayed or waked to scatter the leaving layer. So student, ये इसकी 12 लाइन्स है. अब इसमें ये पोएट जो है यहाँ क्या बताना चाह रहा है, नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट. यहाँ ये जो रिच पीपल है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको कह रहा है नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, उनकी गलती नहीं है. जो लोग गरीब हैं उनकी, अब देखो आप खुद भी कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपको कई बार फील होगा कि जो लोग बेचारे गरीब हैं उनके मकबरे नहीं बने हुए हैं. जो पैसे वाले हैं उनकी फैमिली ने उनके लिए मकबरे बना दिए अच्छे अच्छे, ठीक है, उन पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिख दिया, कुछ नाम लिख दिया, उन लोगों की प्रशंसा में 4 शब्द लिख दिए, और गरीब लोगों में ऐसा नहीं मिलता है. तो यहाँ पोएट बोलना चाह रहा है कि पैसे वाले लोगों को बोल रहा है कि तुम क्या सोचते हो कि इनकी मकबरों पे अगर टॉम नहीं बने हुए हैं, मकबरे नहीं बने हुए हैं इनकी ग्रेव पे, इनकी कब्र पे, और टॉम नहीं बने हुए, उन पर कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं लिखे हुए, तो क्या है इसमें इनकी गलती थोड़ी ही है. ये तो गरीब थे इसलिए इन लोगों के जो है तुम्हारी तरह मकबरे नहीं बने हुए, तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है. तो तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए. तुम्हारे फैमिली वालों ने, रिश्तेदारों ने तुम्हारे लिए मकबरे बनवा दिए, मतलब तुम्हारी फैमिली वालों के लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर उन मकबरों का भी क्या मीनिंग है. एट लास्ट होना क्या है, सब मरने हैं, और मरने वाले को तो कुछ फील होगा नहीं, वो तो बाहर आके देखेगा नहीं कि मेरे लिए क्या बनवाया गया है, ये मेरे लिए क्या बात हो रही है. तो बहुत ही फिलोसफिकल बात बोलिए पॉइंट बोल रहा है, नॉट यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, कि तुम्हें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए. दीज द फॉल्ट, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है अगर उनकी ग्रेव पे मकबरे नहीं बने हुए. इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज, उनकी गलती नहीं है अगर उनकी याद में, इफ मेमोरी मतलब उनकी याद में, ओवर देयर टॉम उनकी मकबरे पे, और मकबरे और नो ट्रॉफीज रेज, ना तो उनके कब्र पे कोई टॉम बना हुआ है, ना कोई ट्रॉफी रेज खड़ी हुई है. वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइसल एंड फ्रेटेड वॉल, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइसल, आइसल होता है बीच वाली जो जगह होती है, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइसल एंड फ्रेटेड वॉल, द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, कि हाँ उनकी जो कब्रें हैं उन पे कोई भी जो है इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, उन पे मकबरे नहीं बने हुए, उन पे कोई ट्रॉफी रेज नहीं, तो इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है. उनकी फॉल्ट नहीं है कि उनकी जो टॉम है, जो उनके ग्रेव है उन पे कोई टॉम नहीं बने हुए, ठीक है.
वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइसल, उनके अगर तुम बीच के आइसल में जाओगे, उनके जहाँ पे कब्रें बनी हुई वहाँ जाओगे, एंड फेटर्ड वर्ल्ड द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, और ना ही हो सकता है उनकी जो यात्रा थी, लास्ट यात्रा, उसमें कोई पीलिंग एंथम गाया गया हो, मीन्स कोई ऐसा भजन, कोई हाइमन गाया गया हो जो कि मृत्यु के टाइम गाया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी प्रशंसा में जो लोग मरे हैं, जो लोग गरीब लोग हैं जो मर गए हैं, हो सकता है ना तो उनकी कब्रों पे कोई मकबरे बने हुए हों, ना कोई ट्रॉफीज़ बनी हुई हो, और ना ही हो सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा उनकी प्रशंसा में कुछ गाना गाया जाए, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो तुम इतना प्राउड खुद पे मत करो। कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। किन लोगों से? जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको करा है। नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेज वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइसल एंड फ्रेटेड वर्ल्ड द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, ठीक है। उनकी गलती नहीं है अगर उनके लिए 2 शब्द प्रेज के नहीं गाए हुए हो, प्रशंसा में नहीं गाए हुए हो, या फिर उनके लिए कोई ड्रॉम या ट्रॉफीज बनी हुई हो। देन नेक्स्ट बात करें, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल्ड द फ्लीटिंग ब्रीथ, कैन ऑनर्स वाइज प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्रेटरी सूट द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। कैन स्टोरीड अर्न, अर्न क्या होता है? अर्न इज टाइप ऑफ वेसल जिसपे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा कलश जिसमें अभी हमारी एशिस डाली जाती है ना, जिसमें राख डाली जाती है, एशिस डाली जाती है, वो उस टाइप का जो अन्न होता है, वेसल होता है, उसको अन्न बोलते हैं, और जिसपे कुछ लिखा हुआ हो। तो ये कह रहा है कैन स्टोरीज अर्न, क्या जो स्टोरी अर्न होती है, मतलब एक ऐसा अर्न जिसपे इंस्क्रिप्शंस लिखा गया हो, जिसपे मरने वाले आदमी के लिए, मरने वाले व्यक्ति के लिए कुछ 4 शब्द प्रशंसा में लिखे गए हो, क्या वो? और एनिमेटेड बस्ट का मतलब हो गया कोई स्टैच्यू, मतलब कोई किसी की डेथ होती है तो बहुत लोग स्टैच्यू भी बनवाते हैं। तो कह रहे हैं क्या ऐसे घड़े जिन पे प्रशंसा में 4 शब्द लिखे गए हों, उनके लिए इंस्क्रिप्शन लिखा गया हो, या फिर एनिमेटेड बस्ट मतलब क्या स्टैच्यू अगर बने जाएं, तो बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, तो क्या जो लोग मरे गए हैं उनको हम अगर वो अर्न दिखा देंगे जो उनकी प्रशंसा में 4 शब्द जिस पे लिखे गए हैं, या उनके लिए स्टैच्यू बना देंगे, तो बैक टू इट्स में क्या वो उन मरे हुए लोगों को उसके मेंशन में, उसके लिविंग प्लेस पे वापस ले आएगा? क्या ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, क्या उसकी जो सांसें हैं, थोड़ी सी जिंदगी, फ्लीटिंग ब्रीथ मीन्स थोड़ी सी सांसें जो बची है, उनको वो वापस ले आएगा, वो अर्न या फिर वो स्टैच्यू? ऐसा पॉसिबल है? भाई अगर किसी की डेथ हो गई, डेथ के बाद आप उसकी मेमोरी में चाहे कुछ भी बना दो, पर वो उसको वापस नहीं ला सकता, ये जीवन की सच्चाई है। तो यहाँ पोएट क्लियरली यही बोल रहा है कि अगर पैसे वाले लोग इस चीज़ पे इतराते भी हैं, प्राउड भी फील करते हैं, या एरोगेंस में आ जाते हैं कि नहीं हम पैसे वाले, हमारे जो कब्रें हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे टॉम बनाए गए हैं, ट्रॉफीज़ बनाई गई है, तो उससे मतलब क्या हुआ? ठीक है, आपके पास पैसा है, आप लगा दो, पर उससे आपका जो रिश्तेदार गया है वो तो वापस नहीं आएगा। वो इन सब चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होकर, ऐसा तो है नहीं कि उसकी जो फ्लीटिंग ब्रीथ है वो वापस आ जाएगी, उसकी सांस वापस आ जाएगी, या फिर वो अपने मेंशन में वापस आ जाएगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो पोएट यही बोल रहा है, कैन स्टोरीड अर्न, क्या जो स्टोरीड अर्न है, जो ऐसी घड़े हैं जिन पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखा गया हो, या फिर एनिमेटेड बस्ट, या कोई ऐसा स्टैच्यू बना दिया जाए बैक टू इट्स मेंशन, तो क्या आदमी जो मरा हुआ है उसको अपने मेंशन में वापस ले आएगा, अपने लिविंग प्लेस पे? कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, क्या उसकी फ्लीटिंग ब्रीथ को वो कॉल कर लेगा? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, या फिर अगर आप उसकी प्रशंसा में कोई भजन गा भी देते हो, जैसे ऊपर आया था कि नोट ऑफ प्रेज, अगर आप नोट ऑफ प्रेज, उसकी प्रशंसा में कोई भजन, कोई गीत, कुछ 4 शब्द बोल भी देते हो, तो क्या वो उसको उसकी साइलेंट डस्ट का मतलब हो गया डेड बॉडी, तो क्या डेड बॉडी को वो प्रोवोक कर देगा, भड़का देगा और वापस ले आएगा? ऐसा पॉसिबल है? भाई मरे हुए इंसान के सामने आप जाके चाहे उसकी प्रशंसा में कितने भी शब्द बोल दो, कितना भी उसके लिए अच्छा गाना गा दो, कुछ हाइमन गा दो, क्या वो वापस आएगा? पॉसिबल है नहीं। तो यही बोल रहा है, कैन ऑनर्स वॉइस, क्या उसके सम्मान में वॉइस जो आवाज़ निकली है, क्या उसके सम्मान में जो आवाज़ निकले जो उसको प्रोवोक कर दे, उसकी साइलेंट डस्ट को, क्या ऐसा पॉसिबल है? उसकी डेड बॉडी को जो डस्ट, जो मिट्टी साइलेंट हो चुकी है, मतलब जो इंसान मर चुका है, उसको प्रोवोक करके वापस ले आए, क्या ऐसा कोई गाना है? और फ्लैटरी सूट द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, या फिर फ्लैटरी, या फिर अगर आप किसी उसकी चापलूसी में कोई शब्द बोले, फ्लैटरी सूट,
है ना, कोई उसको शांत करने के लिए उसकी चापलूसी में कोई शब्द बोले, तो डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, तो क्या उसके कोल्ड ईयर ऑफ डेथ मतलब उसके जो मरे हुए जो कान हैं, जो ठंडे कान हैं, वो उनको सुन के, उसकी फ्लैटरी की बातें सुन के क्या वो वापस आ जाएगा? पॉसिबल है? मतलब जो इंसान मर चुका है उसके सामने आप उसकी फ्लैटरी करो जाके कि यार तू तो बहुत अच्छा था, तेरे जैसा तो कोई नहीं था, तो क्या वो फ्लैटरी के उस शब्द उसके ठंडे कानों में जाके उसकी डेथ से उसको वापस ले आएंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ एक तरह से ये रेटोरिकल क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। जहाँ पोएट हमसे आंसर नहीं चाहता है वो रेटोरिकल क्वेश्चन से ही बोलते हैं। जहाँ पोएट हमसे आंसर नहीं चाहता है वो खुद ही उनका आंसर करता है, वो जस्ट ऐसे ही बोलता है। Perhaps in this neglected sport it's laid, some heart once pregnant in celestial fire. फिर वो बोल रहा है अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को कि देखो तुम घमंड मत करो, ना तो ये मकबरे तुम्हारे इंसान को वापस ला सकते हैं, ना उसके लिए गाए हुए कोई शब्द, ना उसकी फैक्ट्री में किए गए कुछ बातें उसको वापस ला सकते। मतलब जो मरा हुआ इंसान है उसके लिए आप पीछे से चाहे कुछ भी कर दो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो इस संसार में वापस नहीं आएगा। तो आप क्यों इतना भेदभाव करते हो? क्यों आप बोलते हो कि हमारे जो मकबरे, हमारे जो कब्रें उन पे मकबरे बनाए गए हैं, तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट इट्स लेट, शायद हो सकता है जो ये नेग्लेक्टेड स्पोर्ट है, नेग्लेक्टेड स्पोर्ट का मतलब देखो कब्रिस्तान में भी क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको एक अलग जगह दफनाया जाता है, जो पैसे वाले लोग हैं उनको एक अलग जगह दफनाया जाता है। इवन जो गरीब लोग हैं उनको तो बेचारों को कब्रिस्तान के बाहर ही अगर कोई जगह मिल जाए तो दफना दिया जाता है। तो ये कह रहा है उस जगह को जहाँ पे गरीब लोगों को दफनाया जा रहा है वहाँ को वो नेग्लेक्टेड स्पोर्ट बोल रहा है। तो पैसे वाले लोगों को बोल रहा है कि तुम जिस स्पोर्ट को, जिस जगह को नेग्लेक्ट कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो सकता है परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट इज लेड, कोई ऐसा इंसान पड़ा हुआ है, लेड मतलब सोया हुआ है या लेटा हुआ है, जो सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टाइल फायर, जिसका हार्ट कहीं हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे लोग लेटे हुए हों इस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट पे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। सेलेस्टाइल फायर, प्रेग्नेंट मतलब फुल ऑफ हो किससे? सेलेस्टाइल फायर से, मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट हो। Hence that the road of empire might have swayed, और हो सकता है इनमें से ऐसे लोग कुछ सो रहे हो जिनके हाथ किस लिए बने हो? रोड टू एम्पायर, शासन करने के लिए बने हो। माइट हैव स्वेड है ना, शासन करने के लिए बने हो, राजपाट संभालने के लिए बने हो सकता है इस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट पे कुछ लोग ऐसे पड़े हैं जिनके हाथ राज सिंहासन संभालने के लिए बने हैं, राजपाट करने के लिए बने हैं, और हो सकता है कि उनकी वो फुल ऑफ हो, वो प्रेग्नेंट हो, मतलब फुल ऑफ हो किससे? सेलेस्टाइल फायर से, है ना, एक तरह से देवीय शक्तियों से, है ना, बहुत ज़्यादा उनमें हो सकता है टैलेंट हो। सेलेस्टाइल मतलब देवीय फायर, देवीय शक्तियों से वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हो। और वेक टू स्कैटी मतलब लिविंग लेयर, और हो सकता है कि लिविंग लेयर मतलब वीणा बजाने वाले, उनमें इतना टैलेंटेड पर्सन लेटे हुए हो, और वेट टू स्कैटी द लिविंग लेयर, कि वो अपने लिविंग लेयर से, अपनी धुन से लोगों को सबको मोह कर देने वाले हो। मतलब हो सकता है कुछ सिंगर भी इनमें छुपे हुए हों। तो लास्ट की लाइन में बोल रहा है कि तुम जिस स्पोर्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो है लेटे हुए हों, पर हो सकता है उनको चांस नहीं मिला। और ऐसा होता ही, आपको पता है कि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको चांसेस की कोई कमी नहीं होती है, कुछ कंपटीशन होते रहते हैं, तो वो अपना जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं ट्राई करते रहते हैं। पर गांव वाले लोगों में अभी भी ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो अपनी पुअर कंडीशन की वजह से जा नहीं पाते हैं बाहर, उनको स्कोप नहीं मिल पाता, ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, ठीक है, या फिर वो जो है उनके अपने गांव के कारण गांव के एरिया से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उनका टैलेंट उनको दिखाने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है। अभी भी आप कहीं देखोगे तो गांव में आपको अच्छे से अच्छे सिंगर मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे आपको डांसर मिल जाएंगे, पर वो कहीं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे, तो उनका टैलेंट क्या हुआ? उनका टैलेंट वहीं ख़त्म हो गया। तो एक तरह से यही बोलना चाह रहा है पोएट कि उनका टैलेंट जो है हो सकता है कि
ये जो लोग लेटे हुए हैं, जिनकी आप स्पोर्ट को नेगलेक्ट कर रहे हो, यहाँ भी कोई बड़े राजा महाराजा छुपे हो जिनके हाथों में इतना टैलेंट होगा जो राजपाट संभाल सके या जो अच्छी वीणा बजा सके, ठीक है, पर उनको चांस नहीं मिला, इसलिए वो अपना टैलेंट कहीं दिखा नहीं पाए। तो आई होप आपको ये 12 लाइन्स और समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और 12 लाइन्स पर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, पर इसके स्टेप बाय स्टेप आप सारे वीडियोज़ देखेंगे तो ही आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, ये लेंदी है बट बहुत ब्यूटीफुल और ईजी पोएम है। थैंक यू।